जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSN CG व्यापम पर। दोस्तों आज आप लोगों के बीच में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस वीडियो में देखेंगे भारत के राष्ट्रपति से पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो लगातार बार-बार CGPSC व्यापम के द्वारा और UPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के उसमें आप जाकर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो देखिए पहला प्रश्न है आपके बीच में, सुमेलित करना है। यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति है और उनका जो शासनकाल है उसको आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इनका जो कार्यकाल है वो था 1967 से 69 में। फरुखदीन अली अहमद है ना, फरीकदीन अली अहमद है, उनका जो शासनकाल है दोस्तों वो है आपका यहाँ पर 1974 से 1977 से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनका जो शासनकाल है यह है 2002 से 2007 तक। उसके बाद R वेंकट रमन है, R वेंकट रमन का जो शासनकाल है ये आ जाएगा है ना। R वेंकट रमन का जो शासनकाल है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर जो पांचवा है ना, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 1987 से 92। जैल सिंह है, जैल सिंह के है वो है आपका दूसरा में आ जाएगा, यहाँ पर ये दूसरे में आ जाएगा 1982 से 87 में। और S संजीवन रेड्डी उनका पहला में आ जाएगा 1977 से 82 में। ये इनका शासनकाल है, इसको आपको सुमेलित करना था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 32वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों उसको उसके पद की गोपनीयता का शपथ किनके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो ये देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है वो संविधान के जो अनुच्छेद है, संविधान के अनुच्छेद 59 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उनके संरक्षण प्रतिरक्षण एवं की शपथ दिलाते हैं, साथ में गोपनीयता का शपथ भी दिलाते हैं। प्रधानमंत्री एवं उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर है ये आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो अनुच्छेद 59 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 59 है उसके तहत मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ है वो दिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका 33वां नंबर का। देखिए सामान्यतः भारतीय राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेता है। यह है क्या है? संवैधानिक बाध्यता, मान्यता या परंपरा, कानून या फिर राष्ट्रपति का दायित्व। तो कोई भी राज्य हो दोस्तों, नया राज्य, तो वहां के मुख्यमंत्री से सलाह कब लेता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए सलाह कब लेता है और किस वजह से लेता है? तो ये वहां की जो मान्यता और परंपरा है उनसे संबंधित जानकारी के लिए लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और इस नियुक्ति के दौरान वह परंपरागत रूप से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह ले सकता है। तो यहाँ पर सलाह लेने का उनके पास अधिकार रहता है अनुच्छेद 155 के तहत, जिसके वजह से यहाँ पर उनकी वहां की जो उस राज्य की मान्यता और परंपरा है उसको देखते दृष्टिगत करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री से सलाह है वो लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है 34वां नंबर के। यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? जो भारत का जो राष्ट्रपति वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं दोस्तों? 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो है आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 ऐसे लोग हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा है वो मनोनीत किया जाता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय अनुच्छेद 80(1) है। भारत का जो संविधान है उसमें 80 है, अनुच्छेद 80(1) के तहत क्या लेता है? राज्यसभा में 12 सदस्य है, 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत कर सकता है, जो कि विज्ञान के क्षेत्र से हो, समाज सेवा क्षेत्र से हो, कला के क्षेत्र से, खेल, साहित्य, पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको लिया जाता है इन्हें, और राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है वो रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1976 आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? नीलम संजीवन रेड्डी, वीवी गिरी, फरुखदीन अली अहमद, यानी जैल सिंह। तो जब 1976 में आपातकाल आया था दोस्तों, तो उस टाइम यहाँ का जो राष्ट्रपति था वो था फरुखदीन अली अहमद था।
है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? तो यहाँ पर जो भारत का राष्ट्रपति है दोस्तों, अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति होता है उनको त्याग पत्र सौंप सकता है और दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद 95 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत या फिर अनुच्छेद 365 के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग करने की उसके पास है शक्ति है, वो निहित होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों के संबंध में सत्य है? पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति वास्तव में देश का कार्यकारी अधिकारी होता है। दूसरा, राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पारित विधेयक कानून बनता है। तीसरा, संकट काल में राष्ट्रपति केंद्र सरकार का अधिग्रहण करता है। और चौथा है आपका, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है दोस्तों वो क्या है? आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पारित विधेयक कानून बनता है। जब तक जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो साइन नहीं करेगा तब तक यहाँ पर कोई भी विधेयक है वो कानून के रूप में अस्तित्व में नहीं आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही जो यूपीएससी है ना, लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, उनके अध्यक्ष और उनका जो सदस्य है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के लोगों की नियुक्ति, जो अध्यक्ष है और उसका सदस्य है उनका नियुक्ति है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन 2 कार्यकालों तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो कौन है दोस्तों यहाँ पर भारत के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं? ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर दयाशंकर शर्मा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी हो बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने 1952 से, है ना, 1952 से 57 तक प्रथम बार यहाँ पर जो भारत का राष्ट्रपति के रूप में पदस्थ हुए। उसके बाद 1957 से, है ना, 1957 से 1962 तक दूसरा कार्यकाल है उसको राष्ट्रपति के रूप में पूर्ण किया गया। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है? फील्ड मार्शल, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत का राष्ट्रपति होता है सभी सेनाओं का, मतलब सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होता है। इनके द्वारा ही पूरा उसको क्या किया जाता है, कार्य है वो संपादन किया जाता है, मुख्य होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से होती है। यह भाषण कौन तैयार करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों जो भाषण दिया जाता है और उसको कौन तैयार करते हैं? राष्ट्रपति तैयार करते हैं, स्पीकर, कैबिनेट या फिर राष्ट्रपति कार्यालय? तो यहाँ पर इनका जो भाषण है, राष्ट्रपति को जो भाषण देना होता है प्रथम सत्र में, तो उनके लिए जो कैबिनेट है वो है भाषण तैयार करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत दोस्तों जो राष्ट्रपति है उनके पद है उनको पुनः निर्वाचन की योग्यता है निर्धारित किया? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 57 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 57 के तहत। अनुच्छेद 52 में दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 52 है उसमें भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनका प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 54 में बताया गया भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचक मंडल होगा करके। अनुच्छेद 55 में आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में वर्णन किया गया। और अनुच्छेद 67 में
अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की पुनः नियुक्त किया जा सकता है, उनके लिए योग्यताएं है वो दिया गया है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन और स्टेटमेंट है, इसको देखिएगा। जो कथन और कारण है उसको बताएगा। कथन क्या बोलते हैं, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ये कथन है। और उसका कारण क्या है, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, वो सही हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर जो है वो आपका देखिए, आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है, क्योंकि यहाँ पर अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के जो भारत के जो राष्ट्रपति है उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन जो कारण दिया वो बिल्कुल गलत। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ये संविधान से ऊपर नहीं है। जो राष्ट्रपति होते भारत के जो संविधान है उसके संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ लेता है और उसको है ना, उसमें कोई फेरबदल नहीं करने के लिए रोकता है, ये उनके पास शक्ति होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, राष्ट्रपति ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत है। दूसरा, राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही वित्त विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति देश का वास्तविक सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति के रूप में सेना का संचालन करता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को क्या है, सर्वोच्च सेनापति के रूप में सेना का संचालन है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश लागू नहीं कर सकता है। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में। तो कौन सा सूची है दोस्तों जिसमें क्या है, जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश है उसको लागू नहीं किया जा सकता। तो ये है आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य सूची है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश है उसको जारी नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है, तो राज्य सूची का जो विषय उसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। जो वहां का राज्य का राज्यपाल होता है उनके पास इनका शक्ति है। कोई भी अध्यादेश जारी करना है तो ये राज्यपाल करेगा, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी है वो क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पदस्थ थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर देखिए, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, किसके तहत निर्वाचित किया जाता है, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद तथा विधानसभा दोनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या फिर मंत्रिमंडल द्वारा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद तथा विधानसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य है उनके द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किया जाता है और उसका निर्वाचन है वो किया जाता है। और यह जो होता है वो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति का चुनाव है वो किया जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो कौन सा पद है, विषय है दोस्तों जिसमें राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है। राजदूतों की नियुक्ति के लिए, विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए, फिर लोकसभा भंग करने के लिए, या फिर संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेता है और आवश्यक नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न, 50वां नंबर है, ये नंबर में 50 है लेकिन 20वां प्रश्न है। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी विशेष अधिकार कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है दोस्तों, जो आपके पास वो पॉकेट है ना, पॉकेट वीटो का पावर होता है, वीटो पावर होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति के पास क्या है, पॉकेट वीटो पावर होता है, जिसको जेबी विशेष अधिकार कहा जाता है। और ये संवैधानिक शब्दावली, इनका प्रयोग है किनके द्वारा किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जेएल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उपयुक्त मेशी क्वीनेट। तो यहाँ पर जो अपना विशेष अधिकार है दोस्तों, उनका जो प्रयोग है ना, वो किया गया था। आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानी जेएल सिंह के द्वारा इनके प्रथम बार प्रयोग किया गया था और दूसरी बार में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यहाँ पर है वो इनका उपयोग किया गया
था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों, उनके लिए न्यूनतम आयु है वो आपका 35 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के लिए अर्हता रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करते हैं? बाह्य आक्रमण, वित्तीय संकट, राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता, सशस्त्र विद्रोह या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर कौन कौन सी स्थिति में दोस्तों जो राष्ट्रपति हो संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करते हैं? तो यह जगह आपको उपयुक्त सभी हो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बाहर अगर कहीं से भी अगर कोई विदेशी आक्रमण हो रहा है तब करेगा, वित्तीय संकट आ जाएगा तो भी अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, अगर संवैधानिक तंत्र की असफलता है तब भी इसका प्रयोग करेगा, सशस्त्र विद्रोह करेगा तब भी करेगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ही है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, भारत शासन में विभागीय संगठन के शीर्ष पद में निम्नलिखित में से कौन नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन सी हो बिल्कुल सही है, विभागीय मंत्री है जो विभागीय संगठन के शीर्ष पद में नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाते हैं? तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो अगर अनुपस्थित है दोस्तों, तो उसके लिए कौन है वो शपथ दिलाएगा? उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन डी हो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है ना, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है का उनका जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उनके द्वारा है राष्ट्रपति को क्या कहते हैं प्रतिज्ञान और शपथ है वो दिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष, 35 वर्ष, 43 वर्ष, 53 वर्ष, 58 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो राष्ट्रपति के पद के लिए जो निर्धारित न्यूनतम आयु हो वो आपका 35 वर्ष है। 35 वर्ष जैसे ही आप हो जाते हैं, 35 वर्ष से आगे हो जाते हैं, तब आपको जो राष्ट्रपति पद के लिए माना जाएगा, है ना, पात्र माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर देखिए, अध्यादेश कौन जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, संसद। तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है दोस्तों वो होता है आपके पास यहाँ पर केंद्र में राष्ट्रपति के पास होता है, और अगर कोई भी कार्य है ना, तो अगर स्टेट वाला है तो यहाँ पर राज्यपाल के पास हो जाएगा। स्टेट में आपका राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश है वो जारी किया जाएगा, और केंद्र में राष्ट्रपति के पास है वो जारी करने की क्षमता है वो रहती, शक्ति है उनके पास रहती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं। उन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है? साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज, क्रीडा एवं, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इनके जो राष्ट्रपति है उनके पास जो अनुच्छेद 80(1) के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति के पास क्या है 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है वो होता है। तो उनमें कौन सा क्षेत्र के लोग होते हैं? जिसमें साहित्य के आते ही हैं, विज्ञान क्षेत्र से होते हैं, कला और समाज सेवा से होते हैं, और क्रीड़ा के क्षेत्र से। तो ये सभी क्षेत्र में उनके पास ये शक्ति होती है, और इन्हीं क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखने वाले लोगों को ही क्या किया जाता है, राज्यसभा में मनोनीत है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन के विषय में क्या सही नहीं है? इनकी अध्यक्षता स्पीकर करता है, यह साधारण विधेयक को पारित करती है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, या फिर यह संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो संसद के संयुक्त अधिवेशन के विषय में क्या सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यह संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करता है। ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन के विषय में इसको नहीं रखा जाता है। चलिए आज के अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को विधायिका के समक्ष पुनर्विचार के लिए भेजता है तो क्या होगा? 2/3 बहुमत के द्वारा बिल पारित होने पर उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। साधारण बहुमत के द्वारा बिल पारित होने पर उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। इसे पास करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, या फिर विधायिका को ये संशोधन जो राष्ट्रपति के लिए है उसे मानना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ना?
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पर राष्ट्रपति बहुमत के द्वारा बिल पारित होने पर उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। राष्ट्रपति को किसी भी अगर कोई भी विधेयक पारित कर दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर आ गया है, तो उसको रोक भले ही सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसको स्वीकृति देना राष्ट्रपति को अनिवार्य होता है ना। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न क्या बोलता है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है कब? सुप्रीम कोर्ट द्वारा, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या फिर केवल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया वो कहाँ पर शुरू किया जा सकता है? तो यह आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया उसको शुरू किया जा सकता है, क्योंकि भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 61 के तहत है ना, अनुच्छेद 61 के अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति में महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य जिस पर सदन के आरोप लगाए गए हैं हस्ताक्षर होने चाहिए, और साथ में राष्ट्रपति को 14 दिवस पहले उनको सूचना है वो देना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों।